भारतीय राष्ट्रीय इसका परिवर्तन संस्थान हिंदी नाम है, ठीक है। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि नीति आयोग हम लोग गठित क्यों किए, पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल क्यों समाप्त कर दिया गया अचानक, क्या रीजन हुआ ये आने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसकी जगह को स्थापित किया गया है। इसका मतलब ही कुछ ही तरह के कार्य करेगा, कुछ ना कुछ, कोई नए कार्य तो करेगा नहीं, या फिर अलग से कुछ चीज़ें तो नहीं करेगा। आप जब किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करते हैं, सपोज आप चाय पी रहे होते हैं, तो चाय मान लीजिए थोड़े समय के लिए महंगी हो जाए, तो चाय की जगह क्या प्रतिस्थापित करते हैं, कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, लेमन टी पीना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो क्या है वो लेमन टी आपकी या कॉफ़ी क्या है, आपका स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है। तो कहने का मतलब यह है कि योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग काम करेगा। योजना आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था तो क्या क्या काम करता है, लिखाया भी था शायद आप लोगों को सारी चीज़ें। तो अब हम लोग नीति आयोग के बारे में देखेंगे कि नीति आयोग क्या काम करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या है, उसी तरह सलाहकारी संस्था है, उसी तरह हम लोग देखते हैं कि क्या है कि परामर्शदात्री है, सलाहकारी है, और ये क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। क्यों गैर संवैधानिक संस्था है, क्यों, क्योंकि योजना आयोग भी क्या था कि हमारा गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था थी, ठीक। तो नीति आयोग आने का मेन रीजन ये था कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। 2015 में जब सरकार आई, सरकार बदली, तो सरकार का कहना ये था कि जो नीति आयोग गठित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि योजना आयोग जो था वो क्या है, एक तरफ से परंपरागत प्राचीन प्रणाली थी, ठीक। परंपरागत प्राचीन प्रणाली का मतलब ये था कि वो क्या करता था, योजनाओं का निर्माण करता, ठीक, योजनाओं का निर्माण करता था। और आर्टिकल 82 के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्या करता था, अनुदान देता था, ठीक। और भी आप लोग देखे होंगे कि योजनाओं का निर्माण करने के साथ साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करता, मॉनिटरिंग करता था, कैसे योजनाओं का निर्माण किया जाए, कैसे उसका मॉनिटर किया जाएगा। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था। किसी भी राज्य में कैसी योजना चलानी है, कैसा उसका स्वरूप होगा, कैसे उसको मॉनिटर किया जाएगा, कैसे फंड का आवंटन किया जाएगा, इन सब सारी चीज़ों के बारे में योजना आयोग गठित किया गया था। इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन करता था। अब जो नीति आयोग था उसमें ये कहा गया कि जो योजना आयोग है वो क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था, टॉप टू बॉटम अप्रोच था कि नहीं, ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यागम था कि नहीं, यही आप लोगों ने लिखाया भी है। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि किस राज्य में कौन सी योजना चलाई जानी है, किस राज्य में कौन सा हम लोग मॉडल अपनाएंगे, किस राज्य को कितना फंड का आवंटन करेंगे, ये कौन निर्धारित कर रहा है, केंद्र सरकार। और आप लोगों ने मैं जो केंद्रीकरण प्रणाली सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग पढ़ाया था, एक डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग पढ़ाया नीचे से ऊपर नीचे, और डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने ज्यादा उसके बेनिफिट बताए थे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि आपको याद हो, मैंने बताया था कि मान लीजिए सपोज कि 10,000 रुपये आपको कैश दे दिए जाते हैं, यदि वो टैबलेट मिला है तो शायद आप उस 10,000 का बेहतर अपने जीवन में अपने उपयोगिता के लिए बेहतर प्रयोग कर पाते हैं, ठीक। लेकिन उस 10,000 की जगह आपको टैबलेट मिला तो आपको संतुष्टि तो हुई, लेकिन उसके बराबर नहीं हुई यदि आपको कैश मिल गया। हो सकता है किसी के पास पहले से फ़ोन होता, अच्छा सा फ़ोन हो उसके पास, उसको टैबलेट लेने की ये जो मिला है उसकी ज़रूरत ना होती है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। तो कहने का मतलब यदि उनको 10,000 रुपये मिल जाता, हो सकता है 8-10,000 रुपये लगा कि कोई और अच्छा सा कुछ चीज़ खरीद ले, ठीक। तो डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है कि सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा ये बताओ कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कहीं तो नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागम है, नीचे से ऊपर की ओर का मतलब क्या है, सर स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कहीं ना कहीं ये है कि जो ग्रामीण सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, या फिर कह सकते हैं राज्य सरकारें हैं, या फिर आप सब लोग हैं, आप लोग अपनी डिसीजन मेकिंग क्या क्या है, आपको अथॉरिटी है, आप अपने जीवन का जो बेहतर उपयोग करना ज़्यादा तरीके से जानते हैं, जो कि दूसरा व्यक्ति जो आपके ऊपर शासन कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो उतना बेहतर तरीके से आपको नहीं समझ रहा है। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग उपयोगिता होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रेफरेंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो योजना आयोग था वो क्या था, टॉप टू बॉटम अप्रोच था, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करती थी, आपको क्या है, योजनाओं का निर्धारण करती थी। नीति आयोग के अंतर्गत ये कहा गया क्योंकि योजना आयोग में ये कमियां थी कि मान लीजिए कोई हरियाणा का स्टेट है,
एक बिहार स्टेट है, एक केरल है, एक महाराष्ट्र है, एक उत्तर प्रदेश है। तो इस सारे राज्यों की अलग अलग समस्याएं होंगी कि एक ही तरह की? अलग अलग होंगी ना। तो जब इस सारे राज्यों की अलग अलग समस्याएं होंगी, इसका मतलब है कि जो अप्रोच होना चाहिए बॉटम टू टॉप होना चाहिए कि नहीं? विकेंद्रीकरण प्रणाली अपना ली जानी चाहिए कि नहीं? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें अपनी डिसीजन मेकिंग पावर की अथॉरिटी रखें, यानी कि जो उनके पास नीति निर्धारण की जो क्षमता है, यदि स्थानीय सरकार के पास पहुंच जाएगी तो अपने बेहतर तरीके से संसाधनों का उपयोग करेगी। संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करने का मतलब उसको पता है कि इस संसाधन को हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। उसके पास फंड का एलोकेशन होगा, उसको पता है कि नहीं मुझे ये वाली रोड ज्यादा अच्छी तरीके से बनवाना, इसकी ज्यादा जरूरत है। केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ी जान पाएगा कि ये रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो जिसको चौड़ी देखेगा उसे बना देगा। लेकिन जो छोटी सी, मान लीजिए कोई पतली सकरी सी रोड है जिसमें ज्यादा आवागमन है, तो वो स्थानीय सरकार सही से समझ पाएगी ना कि हाँ इसमें ज्यादा आवागमन हो रहा है, इसलिए इसको बनवाना चाहिए, इसमें मरम्मत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो विकेंद्रीकरण प्रणाली थी उस आधार पर क्या है, नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का जो कार्य था वो ये था कि योजना आयोग से जो मैंने पहला कार्य बताया कि संसाधनों का क्या है कि आवंटन करना या फिर कह सकते हैं कि अनुदान देना, इस कार्य को हटा के नीति आयोग से क्या करेगा, योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा। ठीक, मॉनिटरिंग करने का मतलब ये है कि जो भी राज्य सरकारों के द्वारा योजना बनाई जाएगी उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, यानी कि उसको देखभाल करेगा कि कौन सी योजना सही तरह से चल रही है, कौन सी योजना सही तरीके से नहीं चल रही, और योजना जो सही तरीके से चल रही है इसमें कितना परसेंटेज हम लोग अचीव किए हैं, प्राप्त किए हैं, कितना प्रतिशत हम लोग नहीं प्राप्त किए हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें खामियां हैं। ठीक, तो जो योजना आयोग का जो स्ट्रक्चर था आप लोगों ने देखा होगा, योजना आयोग का क्या था कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन किया जाता था। नीति आयोग में क्या होगा कि राज्य सरकारों के द्वारा जो है संसाधनों का आवंटन किया जाएगा, उनका एक तरफ से कहा जाए कि योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, इसका कार्य सिर्फ क्या होगा, मॉनिटर करना, ठीक, सिर्फ देखभाल करना। ये कौन सा प्रत्यागम है, बॉटम टू टॉप, ठीक, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। इस जो सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग जब योजना आयोग का पूरे अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे, अच्छे तरीके से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा। जब नीति आयोग भी मैं बताऊंगा, नीति आयोग में एक कमेटी गठित की गई है, उसमें से राज्य के सदस्य, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और जो केंद्रीय क्या उसे कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज, क्या कहते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों के जो तरफ से गवर्नर होंगे या राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे, वो नीति आयोग में क्या होंगे, कहीं ना कहीं एक समिति है, बताऊंगा मैं, उसमें क्या है, मेंबर होंगे, ठीक, और इनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन में क्या होगा, इनकी भागीदारी होगी। योजना आयोग में आप लोगों ने कहीं देखा था इस तरह का प्रकरण, कोई कहीं मैंने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्रियों की भागीदारी होगी या कुछ ऐसा होगा? लेकिन मैंने एनडीसी की बात की थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की थी, और आप लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में एक चीज देखे रहे होंगे कि उसमें क्या है, मुख्यमंत्रियों की भागीदारी है कि नहीं। और मैंने ये भी बताया है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो क्या है, योजना आयोग का अंतिम मोहर कौन लगाता है, संसद अंतिम लगाती है, लेकिन उसको मतलब एक तरफ से कहा जाए रिकमेंड कौन करती है, एनडीसी। जब तक एनडीसी किसी चीज को फाइनल नहीं कर देगी तब तक क्या होगा, तब तक उसका योजना आयोग का कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। तो आप लोग, मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। जब आप लोग योजना आयोग के बारे में आप लिखेंगे तो योजना आयोग को सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए पूछा जाता है कि योजना आयोग कहीं ना कहीं, जो योजना आयोग था वो कहीं ना कहीं ये था कि केंद्र सरकार की कठपुतली बन के रह गया। केंद्र सरकार की कठपुतली बनने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ही संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का विघटन, संसाधनों को कैसे मोबिलाइज करना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करना है, कैसे उनका प्रयोग करना है, किन राज्यों को कौन से कितने फंड प्रोवाइड कराना है, ये सब क्या कार्य करती थी योजना आयोग। तो होता क्या था कि मान लीजिए केंद्र सरकार में किसी और की सरकार है, राज्य सरकार में किसी और की सरकार है, तो कहीं ना कहीं पक्षपात होता है। ठीक, योजना आयोग में हम लोग जब नीति आयोग का वो देख रहे हैं, नीति आयोग की एक तरफ से विशेषताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, योजना आयोग को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जब आप लोग गहनता से देखेंगे तो दोनों में देखेंगे कि कोई अंतर बहुत ज्यादा नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं अंतर पाया जाएगा, क्योंकि एनडीसी की अभी हम लोग बात किए थे
और एनडीसी जो भी है जितना अलग से काउंट किया गया हो, कहीं ना कहीं क्या था, राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करती थी। राज्य की भागीदारी का मतलब यह है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो क्या थे, इनकी भागीदारी थी। ठीक, तो कहीं ना कहीं उसमें देखा जाएगा, जो गहनता से आप लोग अध्ययन करेंगे तो दोनों में कोई अंतर आप नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम लोग आलोचना करते हैं तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि योजना आयोग क्या था, केंद्र सरकार की एक संस्था थी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की जहां राज्यों में सरकार होती थी तो उसी पर क्या था, उसका ध्यान केंद्रित होता था। और ऐसे राज्य छूटे रह जाते थे या छूट जाते थे जिन राज्यों में क्या था कि योजना एक तरफ से केंद्र सरकार का डायरेक्ट सरकार नहीं होती। ठीक, और फिर आप लोग दिखाएंगे कि योजना आयोग जो था वो ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यागम था। ठीक, ये जो नीति आयोग है ये क्या है, नीचे से ओर ऊपर की ओर प्रत्यागम है। यानी कि एक शब्द का आप लोगों ने नाम सुना होगा, टीम इंडिया। 2015 में भारत शायद वर्ल्ड कप जीता था, कब जीता, 2011 में जीता था ना। 2011 के कॉन्सेप्ट से जो धोनी जो मैच खेलते थे, आप लोग मैच में इंटरेस्टिंग होंगे तो आप लोग देखेंगे कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, टीम इंडिया। टीम इंडिया को समझ रहे हैं क्या, कि मैच, किसी भी मैच में यदि भागीदारी हो रही है, यदि मैच जीता जा रहा है तो उसमें 11 के 11 की भागीदारी होना चाहिए। आप लोग राहुल द्रविड़ की कप्तानी में देखते रहोगे, सौरव गांगुली की कप्तानी में देखते रहोगे, तो 4 या 5 बल्लेबाज वही उनकी भूमिका में रहते थे। द्रविड़ हो गए, लक्ष्मण हो गए, गांगुली हो गए, सचिन हो गए, सहवाग हो गए, 4-5 रहते थे मुख्यतः। ठीक, और सबकी उतनी ज्यादा भागीदारी नहीं होती थी। बॉलिंग में ही 2-3 बॉलर मेन में। लेकिन जब धोनी आए तो धोनी का कांसेप्ट क्या था कि 11 की 11 की बराबर भागीदारी होना चाहिए किसी मैच। आप लोग देख रहे हैं, चाहे कोई थोड़ा सा भी फील्डिंग में इधर उधर करता था, टीम से बाहर, अच्छा नहीं खेल रहा है, चाहे जितना बड़ा बल्लेबाज हो, टीम से बाहर। देखे होंगे राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को टीम से बाहर कर दिया गया काफी समय की। ठीक, कहीं क्यों बाहर कर दिया, टीम इंडिया का कांसेप्ट लाने की कोशिश की गई। वहीं से ये मोदी जी ने क्या किया, टीम इंडिया का कांसेप्ट लाया और एक सहकारी संघवाद की बात की। कोऑपरेटिव क्या है, संघवाद को क्या है, फेडरलिज्म कहेंगे या सहकारी संघवाद की हम लोग कांसेप्ट की बात करते हैं। और ये जो नीति आयोग का कांसेप्ट है ये क्या है, सहकारी संघवाद की विचारधारा पर या सहकारी संघवाद की परिकल्पना पर क्या था, आधारित था। सहकारी संघवाद का क्या मतलब है, जहां पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार तीनों का क्या हो, समान सह अस्तित्व, तीनों की भागीदारी। तीनों की भागीदारी का मतलब क्या है, सब अपना अपना रोल दें। आप लोग इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम सुने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम सुने। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, समावेशी विकास क्या है, जहां पर क्या है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ठीक, कोई वर्षा की आड़ से अछूता न रह जाए, यानी कि जो राष्ट्रीय आय आपकी बढ़ रही है या ग्रोथ आपकी बढ़ रही है उसमें क्या हो, सबकी भागीदारी हो, सब लोग क्या करें, उसमें अपना अपना योगदान दें। उसी प्रकार नीति आयोग क्या था, सहकारी संघवाद की परिकल्पना पर आधारित है। यानी कि इसमें क्या है कि सभी लोगों, सभी राज्यों की या फिर सभी सरकारों की क्या है, भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई। समझ में आया नीति आयोग और योजना आयोग में क्या फर्क था। ठीक, क्यों नीति आयोग लाया गया, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो अभी तक मैं बताया हूँ, तेज बताया हूँ, शायद अभी तेज बोल रहा था क्या मैं, क्या समझ में आया, कुछ बताओगे आप लोग। करीब 20 मिनट से चिल्ला रहा हूँ लगातार, तो कुछ तो दिमाग में घुसा होगा। क्या पूछा, क्या योजना आयोग में, बस मुझे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप मत बताना कि रख लिए हो कि योजना आयोग क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है, नीति आयोग नीचे से ऊपर की ओर है। जितना बता दो तो ये समझ में आ गया। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ अभी तक, वो पूछना चाह रहा हूँ। कोई बता दे, इतने लोग बैठे होंगे तो 60-70 लोग तो बैठे हैं, या फिर मैं ही बता के मैं ही समझ लिया, नहीं समझ में आया कुछ। बैंक के रूप में कार्य करता है ना, हर क्षेत्र को लेकर ये जो है कार्य करता है, लेकिन योजना है ये था वो क्या होता है, ये जो आगे है हर क्षेत्र में पानी क्षेत्र करता है, राज्य केंद्र से रिलेटेड से भी कार्य करता है। और वो सर योजना है सर पारंपरिक रूप से काम नीति है, अक्सर जो योजना आयोग है सर, ये तो केंद्र सरकार होती है जिससे जो राज्य सरकार से अब नहीं होता, इससे उसके बिना इच्छा के कोई भी कानून बना सकती है।
नीति आयोग में सर ऐसा नहीं होता था, कोई भी सर कानून बनाया राज्य की परमिशन लेने के बाद इस पर लागू होता था। और सर नीति आयोग में ऐसा, नीति आयोग में सर जो वित्त का आवंटन है सर वित्त मंत्रालय करता था। और कोई बताए? चलो लिखो। नाम लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग केंद्रीकृत योजना व्यवस्था के स्थान पर केंद्रीकृत योजना व्यवस्था के स्थान पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था योजना आयोग केंद्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था या नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यारोपण, विकेंद्रीकृत व्यवस्था या नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागम की संकल्पना पर आधारित है। नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागम की संकल्पना पर आधारित है। यह एक ऐसी संस्था है जो ग्राम स्तर से योजनाओं को तैयार करने में योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगी, इस प्रकार सहकारी संघवाद की परिकल्पना पर आधारित है। इस प्रकार सहकारी संघवाद की परिकल्पना पर आधारित है। संघवाद की परिकल्पना पर आधारित है। यह योजना आयोग की कार्यकारी कार्य एग्जीक्यूटिव फंक्शन जिसे कहते हैं, यह योजना आयोग के कार्यकारी कार्य या एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कार्यकारी कार्य एग्जीक्यूटिव फंक्शन तथा योजनाओं के लिए फंड के आवंटन का कार्य नहीं करेगा तथा
योजनाओं के लिए फंड के आवंटन का कार्य नहीं करेगा। यह योजना आयोग की सलाहकारी तथा मॉनिटरिंग का कार्य करेगा। यह योजना आयोग की सलाहकारी तथा मॉनिटरिंग का कार्य करेगा। सलाहकारी तथा मॉनिटरिंग का कार्य करेगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तथा पहले की ही तरह प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। नीति आयोग के 5 सदस्य होंगे। नीति आयोग के 5 सदस्य होंगे। नीति आयोग के 5 सदस्य होंगे, जिसमें 3 पूर्णकालिक तथा 2 अंशकालिक सदस्य होंगे। जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी। इनका चयन सरकार करेगी। विश्वविद्यालय शोध संस्थान तथा अन्य संगठनों से आवर्तक आधार पर होगी। आवर्तक आधार पर होगी। आवर्तक का मतलब समझते हैं क्या होता है? रोलिंग प्लान पढ़ाया था, उसकी हिंदी में क्या होता है? आवर्ती योजना बताया। कहने का मतलब है कि एक बार यदि विश्वविद्यालयों से चयन होगा तो अगली बार क्या होगा? शोध संस्थानों से चयन होगा और तीसरी बार किससे होगा? कह लीजिए आप, अन्य संगठनों से चयन होगा। ठीक, आवर्त के रूप में। ये किसके लिए बात की जा रही है? जो 2 अंशकालिक सदस्य हैं उनके बारे में। ठीक, ये जो अंशकालिक सदस्य हैं 2 उनके बारे में। और आगे लिखिए इसके 4 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। 4 केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे। 4 केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे। इस प्रकार इसके कुल 9 सदस्य होंगे। पैराग्राफ चेंज करिए। इस प्रकार इसके
कुल 9 सदस्य, हाँ 9 सदस्य होंगे। पैराग्राफ चेंज करिए। नीति आयोग त्रिस्तरीय संरचना होगी। त्रिस्तरीय संरचना होगी। नंबर 1 गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, नंबर 1 गवर्निंग काउंसिल, जिसमें राज्य मुख्यमंत्री, पहले क्या गवर्निंग काउंसिल, इसमें राज्य मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय राज्यों के गवर्नर तथा केंद्रीय राज्यों के गवर्नर इसके सदस्य होंगे। केंद्रीय राज्यों के गवर्नर इसके सदस्य होंगे। यह काउंसिल, यह परिषद सभी नीतिगत निर्णय लेगी। यह परिषद सभी नीतिगत निर्णय लेगी। दूसरा क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद जो एक राज्य से अधिक राज्यों, जो एक राज्य से अधिक राज्यों जो एक राज्य से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित या अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट विवादास्पद मुद्दों, विशिष्ट विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करेगी। विवादास्पद मुद्दों को, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी चीज में, संबोधित करेगी। तीसरा है संगठनात्मक प्रारूप। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? संगठनात्मक प्रारूप। देखिए जिसके चेयरमैन या जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, जो यह तय करेंगे संगठनात्मक प्रारूप। तीसरा लिखा है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, जो यह तय करेंगे जो तय करेंगे इन दोनों संगठनों में, इन दोनों संगठनों की नियुक्तियां, इन दोनों संगठनों की नियुक्तियां एक निश्चित अवधि के लिए होंगी, एक निश्चित अवधि के लिए होंगी, एक निश्चित अवधि के लिए होंगी। अब आप लोग एक तरफ योजना आयोग डाल लीजिए और एक तरफ क्या है, आप लोगों को दो टेबल बीच में आप बना लीजिए। टेबल बनाने का मतलब है बीच पन्ने में एक तरफ योजना आयोग लिख लीजिए और एक तरफ नीति आयोग लिख लीजिए। ठीक, योजना आयोग के सामने लिखिए नंबर 1 पॉइंट डालकर, यह
ऊपर से नीचे की ओर, यह ऊपर से नीचे की ओर योजना प्रत्यागम पर आधारित है। यह ऊपर से नीचे की ओर योजना प्रत्यागम पर आधारित है। ऊपर से नीचे की ओर योजना प्रत्यागम पर आधारित। दूसरा, नीति आयोग के सामने नंबर 1 पाठ्यदान नीति, यह नीचे से ऊपर की ओर, यह नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर योजना प्रत्यागम पर आधारित है। कामा लगा के लिखिए, यह समन्वित बाजार अर्थव्यवस्था, यह समन्वित बाजार अर्थव्यवस्था, समन्वित बाजार अर्थव्यवस्था, नीति वाले में लिखना है, कामा लगा के। यह समन्वित बाजार अर्थव्यवस्था, समन्वित बाजार अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय विकास के लिए रणनीति, राष्ट्रीय विकास के लिए रणनीति बनाने की प्रत्यागम पर आधारित है। राष्ट्रीय विकास के रणनीति बनाने की प्रत्यागम पर आधारित है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, योजना आयोग में ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो योजना आयोग है वो मूलतः क्या था कि सोशलिस्ट अप्रोच पर था, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी थी उस पर आधारित था। ठीक, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, समाज में किसका अस्तित्व होना चाहिए, केंद्र सरकार या सरकार का कह सकते हैं। आप लोगों ने 3 प्रकार की सरकारें पढ़ी होंगी, समाजवादी, पूंजीवादी, पूंजीवादी को एक दूसरा नाम बाजारवादी अर्थव्यवस्था, मार्केट कह सकते हैं कि मर्केंटलिज्म अप्रोच, या फिर वाणिज्यवादी दूसरा चीज है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। बाजारवादी अर्थव्यवस्था, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या होती है, उपभोक्ता की संप्रभुता होती है, कंज्यूमर सॉवरेंटी। ठीक, उपभोक्ता की संप्रभुता का मतलब ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस चीज की मांग होगी उसी चीज का उत्पादन होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्यों, क्योंकि समाज का जो उद्देश्य है वो अधिकतम कल्याण करना। सामाजिक जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना। ठीक, इसलिए ऐसी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं समानतः जो क्या है, समाज को अधिकतम लाभान्वित करें, या समाज में क्या है, अधिकतम आय की असमानता को दूर करें, गरीबी दूर करें, बेरोजगारी दूर करें। ठीक, तो जो हमारा योजना आयोग का प्रारूप था, नेहरूवन युग एक तरफ से कह सकते हैं, नेहरूवादी जो एक परिकल्पना थी, ये युग था, वो क्या था, समाजवादी परिकल्पना पर आधारित। जो नीति आयोग था ये पूरी तरह से, जो एक अरविंद पनगड़िया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, गुजरात मॉडल के एक तरफ से कहा जाए कि वो एक मुख्य प्रतिपादक के रूप में थे गुजरात मॉडल। वो जो उनका गुजरात मॉडल था वो पूरी तरह से क्या था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि पूरी तरह से क्या है, अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति का संतुलन बना रहे, किसी प्रकार का सरकार का क्या हो, एक तरफ से निर्देशात्मक नियोजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, इंडिकेटिव प्लानिंग के बारे में बताया था कि नहीं। निर्देशात्मक नियोजन क्या है, कोई बताया निर्देशात्मक नियोजन को, बताया था, अच्छे समझाया था। कहाँ से लिया गया था निर्देशात्मक नियोजन, कहाँ से लिया गया था, पंद्रह पलट में शायद मिल जाएगा, शायद लिखा हुआ नहीं किया था, पता हुआ नहीं किया, बताए थे कि नहीं। निर्देशात्मक नियोजन क्या है, निर्देशात्मक नियोजन दो चीजों की चर्चा की थी कि नहीं, सरकार का और बाजार का, दोनों का क्या है, सहअस्तित्व की बात किया था कि नहीं किया था, कि आपको क्या किया जाए, किसी प्रकार का बाध्यता न थोपी जाए। शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्देशात्मक नियोजन प्रणाली अपनाई गई। कहां से लिया गया था, अब तो बता दो, फ्रांस से लिया गया था क्या, फ्रांस से लिया गया था क्या निर्देशात्मक नियोजन प्रणाली है, फ्रांस से है,
कब लिया गया था? अभी पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। लिखा है कहीं कि नहीं? ये भी लिखा होगा कि बाजार आधारित, बाजार में या फिर सरकार को किसी प्रकार की क्या है बाध्यता न थोपी जाए। तुम लोगों के सामने रखा हुआ है, लिखा है। कहने का मतलब क्या है, ये जो नीति आयोग है ये क्या है, निर्देशात्मक नियोजन प्रणाली पर आधारित है, यानी कि सरकार को के द्वारा किसी प्रकार की बाजार को एक तरफ से बाध्यता न थोपी जाए। ये निजी क्षेत्र को क्या है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता न थोपी जाए कि आपको ये उत्पादन करना है, आपको इस स्तर पर उत्पादन करना है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जब आप लोग 1948 से 1991 के बारे में देखेंगे बीच में, तो अभी मैं यदि समय रहेगा तो चर्चा करूंगा उसके बारे में, नीतियों के बारे में कि कैसे वो नीतियाँ क्या है उसमें, और 1991 के बाद क्या चेंजेस आए। ठीक, तो 1991 में आप लोगों ने एक पॉलिसी पढ़ी होगी, एलपीजी पॉलिसी। जी सर, पढ़ा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या है एलपीजी? एलपीजी गैस लिबरलाइजेशन क्या है? उदारीकरण क्या है? क्या है उदारीकरण? सब जो बाहर की कंपनियां होंगी तो उनको भी मतलब देखो लाया जाएगा, उनके लिए स्कीम दी जाएगी, स्कीम वगैरह दी जाएंगी अच्छी, उनको थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड दी जाएगी, जमीन दी जाएगी, जमीन वगैरह, और जो लोकल वर्कर जमीन मिली है क्या किसी को? सब लोग प्रोवाइड दे दें गवर्नमेंट तरफ थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा जमीन प्रोवाइड करा दी गई। सर कराएंगे नहीं, मतलब बताया गया ना ये सब चीज़ें। भाई एलपीजी मॉडल लाया गया है, योजना आयोग लाई 1991 में है, एलपीजी मॉडल अपनाया गया। किसने लाया था इस कॉन्सेप्ट को? उस समय मनमोहन सिंह, और पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। तो ये है क्या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन? उदारीकरण क्या है? सरकार से बाहर कंपनियां आने का हस्तक्षेप होता है। ठीक, प्राइवेटाइजेशन का मतलब वही है कि क्या है कि इसमें निजीकरण की भागीदारी ज्यादा होती है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि सरकार क्या है लाइसेंसिंग पॉलिसी में कमी ला रही है। आप लोगों ने एमआरटीपी एक्ट का नाम सुना है, उद्योग व्यापार प्रतिबंधन अधिनियम का नाम सुना है। पहले क्या होता था कि हमारे देश में यदि कोई संस्था या कोई कंपनी खुल जाए गलती से तो उसको 7 साल लग जाते थे बंद होने, और कम से कम 6-7 साल लग जाते थे उसको खुलने में। ठीक, क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा ऑफिशियल वर्क होते थे, इतने ज़्यादा ऑफिशियल काम होते थे कि यदि एक बार स्थापित हो जाए तो उसको खाली विड्रॉ करने के लिए, अपना कंपनी को बंद करवाने के लिए उसको 2-4-6 साल लग जाते थे। तो अभी आप लोग जब पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे तो 1985 में एक सिक इंडस्ट्रियल एक्ट आया, 1969 में एक एमआरटीपी एक्ट आया, ठीक, एफआरपीएम एक्ट आया, एफआरपीएम नहीं वो फेरा आया था, फेमा आया था। इन सब सारी चीज़ों के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे, 1951 में एक एक्ट आया था। ठीक, तो ये जो मेन अधिनियम थे इनका उद्देश्य ये था कि कहने का मतलब ये है कि सरकार क्या है, सरकार की मुख्य भागीदारी होना चाहिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होना चाहिए 1991 के पहले। लेकिन जैसे ही 1991 आया तो मनमोहन सिंह ने 3 पॉलिसियों को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्यों आया गया, क्या जरूरत पड़ गई इसको लाने की। ठीक, जैसे उन्होंने बताया कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का कहीं ना कहीं एक तरफ से कहा जाए दबाव। ठीक, होता है कि नहीं? इससे पहले बताओ, मान लो तुम लोग दिवालिया घोषित हो गया थोड़े समय के लिए, दिवालिया का मतलब समझ रहे हो? बैंकरप्सी हो गई है तुम लोगों की। अच्छा, तुम्हारा अपने दोस्त से क्या है कि हमेशा उधार लेते हो, पैसा देते नहीं हो, कभी किया वैसे कि नहीं? मान लो अपने दोस्त से पैसा लिया उधार और उसको वापस नहीं की, तो अगली बार जब तुम फिर से उधार लेने जाओगे तुमको देगा नहीं? देगा ना। लेकिन पता चला कहीं तो हम अपनी घड़ी उतार के दिए दे रहे हैं, हमारा जूता ले लो यार तुम, हमारा शर्टवा ले लो, तो उधार दे देगा कि नहीं दे देगा? हैं, अपना मोबाइल ले कहते मोबाइल लाओ, गहन रखे ले रहे हैं। ये जो एक तरफ से कहा जाए कि गहन वाली ही स्थिति थी कि हम लोग क्या है कि अभी चर्चा करेंगे उसमें क्या क्या हम लोगों के अंदर कमियां आई, क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां बदली, जिससे क्या हुआ कि हम लोग मजबूर होकर जब आप लोग वो पढ़ेंगे, क्या नाम, मिश्रा एंड पुरी की बुक पढ़ेंगे, तो आप उसमें विस्तार से अच्छे से चीज़ें पाएंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाने का क्या रीजन है, क्यों लाया गया इसको। ठीक, क्या जरूरत पड़ गई इन सब सारी चीज़ों। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहता था, फिर से मैं क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ नीति आयोग को, कि नीति आयोग क्या कहता है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देता है।
तो जब नीति आयोग बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देता है, यही आप पहला पॉइंट लिखे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये चीज की बात तो योजना आयोग 1991 में कर दिया भाई। जो मैं अभी आप लोगों को पंगड़िया युग के बारे में बताया या गुजरात मॉडल के बारे में बताया या नीति आयोग क्या है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव है उसका, तो ये बात तो योजना आयोग 1991 में ही कर दिया था। तो फिर इसकी लाने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई? ये विचार का विषय है, ठीक है, सोचिए इस चीज को। दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, विचार का विषय का मतलब ये है कि दोनों में एक आप लोग एक समराइज करने की बात करें, एक समालोचना करने की बात करें, एक समीक्षा करने की बात करें, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नीति आयोग के जो प्रत्यागम है वो कहीं ना कहीं योजना आयोग भी 1991 के बाद अपना लिया था उस चीज। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, योजना आयोग की तरफ, यह मूलतः केंद्र सरकार की संस्था, यह मूलतः केंद्र सरकार की संस्था थी, यह मूलतः केंद्र सरकार की संस्था थी जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं। नीति आयोग के सामने लिखिए, यह सहकारी संघवाद की परिकल्पना पर आधारित है। यह सहकारी संघवाद की परिकल्पना पर आधारित जिसमें केंद्र व राज्य का सह अस्तित्व है। केंद्र व राज्य का सह अस्तित्व है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा, योजना आयोग की तरफ, योजना आयोग का तरफ लिख लीजिए, यह आर्थिक समृद्धि के लिए उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के लिए, यह आर्थिक समृद्धि के लिए उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के लिए रणनीतियों का निर्माण करता था। रणनीतियों का निर्माण करता था। नीति आयोग के सामने लिखिए, यह राज्यों की सलाह से राष्ट्रीय विकास रणनीति, यह राज्यों की सलाह से राष्ट्रीय विकास रणनीति सुनिश्चित करता था। सुनिश्चित करता है। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने क्या लिखा है, योजना आयोग में क्या है, राज्यों की भागीदारी नहीं। योजना आयोग में तो राज्यों की भागीदारी नहीं थी, लेकिन योजना आयोग का एक पार्ट क्या था, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो उसमें क्या था, राज्यों की भागीदारी पूरी तरह से थी। तो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों दो शाखाएं थी। तो एक शाखा में तो राज्यों की भागीदारी की चर्चा की जा रही थी ना, दूसरी शाखा में आप लोग देख रहे हैं नीति आयोग में ऐसा कोई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चर्चा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसके स्वरूप में 3 स्ट्रक्चर है, 3 संरचना है। तो एक स्वरूप में आप लोग देखें कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यों के जो केंद्रीय राज्यों के क्या है, एक तरफ से कहा जाए जो गवर्नर है, वो क्या है, अपने आप उसमें शामिल है। तो एनडीसी की शामिल करने की कोई जरूरत इसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके स्वरूप में ऐसा है ही नहीं। योजना आयोग में अलग से मुख्यमंत्रियों के लिए और केंद्र शासित राज्यों के जो गवर्नर हैं उनके लिए बात नहीं की गई थी, इसलिए एनडीसी की
स्थापना की गई थी। लेकिन जो नीति आयोग है इसमें ऑलरेडी क्या है, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं और यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नर है वो भी शामिल हैं, इसलिए क्या है इसमें चर्चा नहीं की गई। कहने का मतलब कह सकते हैं कि कुछ अब आपको समझ में आया क्या कुछ फर्क है दोनों में, योजना आयोग में, नीति आयोग में? कह सकते हैं कि दोनों संस्थाओं को मिला करके एक को बना दिया गया। हाँ, और बस नाम बदल दिया गया। नाम बदल दिया, बाकी लगभग काम उसका वही है, एक ही तरह से कर रहे हैं। और एक तरफ से कहा जाए कि नीति आयोग बस परिवर्तन की ही संस्था है। यदि आपको इसमें कमियां दिख रही थी तो हो सकता है कि योजना आयोग को ही जो भी आप था उसी में सुधार कर सकते थे। क्या किसी योजना आयोग में कुछ अलग क्या सुधार नहीं किया जा सकता था? क्या जो आपको उसमें कमियां आ रही हैं उसके उद्देश्यों को आप लोग परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? लेकिन चूंकि पंचवर्षीय जो योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार की उपलब्धियां थी, यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाती थी। अब क्या है, नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग की जो उपलब्धियां होंगी वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अप्रोच में जब आप लोग लिख तो नहीं सकते हैं फिलहाल जब तक ये सरकार मेंस में किसी के सामने बोल सकते हैं, खासतौर से इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं। ठीक, इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, आप लोग देख रहे होंगे आरबीआई क्या था, एक समय विमल जलान कमेटी की रिपोर्ट आई। तो विमल जलान कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो वो लगभग 1,76,1.7 लाख करोड़ रुपए विमल जलान जो थे, इन्होंने कहा था कि जो आरबीआई के पास अतिरेक है यानी कि सरप्लस है पूंजी का, उसको क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहिए। उसी समय क्या हुआ था, उर्जित पटेल आप लोग जानते रहे होंगे, गवर्नर 2000 उर्जित पटेल थे कि नहीं 18 के आसपास, उन्होंने क्या किया था, इसको ना मानने की वजह से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया। इंटरव्यू मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, तो मैंने क्या किया कि जो था वह बोल दिया। तो उस समय स्टैटिकल जो काफ़ी जो चीफ थे वो भी काफ़ी इस्तीफा दिए थे इस वजह से। भाई कोई अपने फंड से क्यों सरकार को, हालांकि एक धारा याद नहीं आ रहा है आरबीआई की, उसका सरकार विषम परिस्थितियों में प्रयोग कर सकती है, शायद धारा 6 है क्या आरबीआई, तो उसमें विषम परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर सकती थी। तो उसी परिस्थिति का प्रयोग करके सरकार पैसा चाह रही थी और आरबीआई देने के लिए तैयार नहीं। तो क्या हुआ, उसी वजह से फिर क्या हुआ कि उर्जित पटेल अपना इस्तीफा दिए। अच्छा, ऑफिशियल जो उन्होंने अपना एक तरफ से स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने स्वास्थ्य के कारण या फिर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण क्या है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो मैं तो लगभग से बोल दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई, इसी वजह से इसी का नाम लिया एक कमेटी की रिपोर्ट का। तो कहे भाई ऑफिशियल जो उर्जित पटेल कहेंगे उसी को मानेंगे कि अपने से मना लेंगे। उर्जित पटेल तो कह रहे हैं भैया हमको बुखार आ गया है, हमारे घर में तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए राहत लेना चाहते हैं, इसलिए हम इस काम को, वर्क बर्डन को थोड़ा अपना कम करना चाहते हैं। तो हमेशा जब आप लोग किसी वैधानिक संस्था पे जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि कहीं ऐसे जगह पे आप लोग कोई वाइवा दे रहे होते हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव वे में बात करते हैं। हमेशा गवर्नमेंट की क्या है, कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे कि बुराई तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता, और एक भी चीज़ है कि ज़्यादातर जैसे अभी मैं आप लोगों को समय है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कम से कम मुझे कम से कम 4-5 क्लासें आप लोगों की और लेना चाहिए यही नीति स्कीम, क्योंकि मैंने अभी तो स्कीम पढ़ाया ही नहीं, मैं तो अभी योजना आयोग नीति आयोग में लगा हूँ आप लोगों को स्कीम बताने के लिए। कम से कम 7-8 मैंने आपसे बताया था 15-20 क्लासें होना चाहिए, तब मजा आए। आप लोगों को 1948 की नीति बताई जाए, 56 की नीति बताई जाए, 80 की नीति बताई जाए, 1985 में जो एक्ट आया उसके बारे में बताया जाए, फिर 1991 के बारे में बताया जाए, फिर उसके बाद 1991 का जो विरा है और 1991 के पहले का जो विरा है इसमें कंपेयर किया जाए। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए। ठीक, तो खैर ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमेशा आपका जो एक विचार होना चाहिए, जो आपके थॉट्स होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए। ठीक, आप जो जैसे अभी डिसइन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करेंगे, सरकार इस समय क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक सेल की पॉलिसी अपनाई। स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब जान रहे हैं, टॉपिक से भटक नहीं रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक में है मेरे स्कीम लिखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को यदि समझाऊंगा तो वहां पर पहुंचूंगा तो बताऊंगा। स्ट्रेटेजिक सेल क्या है, रणनीतिक विनिवेश के बारे में नाम सुना है आप लोगों ने? नाम नहीं सुने? नहीं सुने तो नहीं बताएं। चलो ठीक, अगला हेडिंग डालो, हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट के नाम सुने?
क्या है हिंदू ग्रोथ? किसने प्रतिपादन किया था इसे? नाम नहीं करना है, लेकिन इसमें है इस समय 3.5 के इस समय। ठीक है, क्या है हिंदू ग्रोथ रेट, ये तो बताओ। देखिए हिंदू ग्रोथ रेट क्या थी कि एक राजकृष्णा नामक अर्थशास्त्री थे, राजकृष्णा नामक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट दिया। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट क्या है? कहीं ना कहीं एक निगेटिव धारणा है। निगेटिव धारणा का मतलब यह है कि हमेशा हिंदू शब्द का यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है वो हमारी परंपरागत या प्रणालियों के आधार पर, या हमारी कह सकते हैं कि रूढ़ियों के आधार पर किया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग हिंदुज्म में या फिर कह सकते हैं कि भारत में देखते होंगे कि जो प्रणाली अपनाई जाती है उसमें हम लोग परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? वर्तमान समय में तत्कालिक उदाहरण आप लोगों को स्पष्ट दिया जाए। सपोज मान लीजिए कि इस समय क्या है कि जाति प्रथा क्या है, हम लोग एक तरफ से दृढ़ प्रतिज्ञा है कि नहीं, जो जिस कास्ट का है उसी कास्ट पर उसकी शादी होना चाहिए। ठीक, जाति व्यवस्था पर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इंटर कास्ट या अदर कास्ट में क्या है शादी यदि करता है तो क्या होता है, हमेशा उसका विरोध किया जाता है। आप इसके पहले सोचे रहे होंगे, कभी देखे रहे होंगे कि क्या सती प्रथा का इसी तरह विरोध नहीं होता? होता था कि नहीं होता? सती प्रथा यदि कोई व्यक्ति, कोई यदि स्त्री है, यदि वो सती नहीं हो रही है तो क्या करता था, पूरा समाज उसका विरोध कर देता, उसको समाज से बहिष्कारित कर देते। आज वर्तमान समय में यदि हम लोग सती प्रथा के बारे में सोचे तो सोच के रूह कांप उठती कि कैसे व्यक्तियों को जिंदा जला दिया जाता रहा होगा, स्त्रियों को कैसे जिंदा जला दिया जाता रहा। कहीं ना कहीं क्या है, आज से 40-50 साल बाद जब कोई ये चीज देखेगा कि क्या जो शादियां पहले होती थी वो क्या है सेम कास्ट पर होती थी, ये सब सारी चीजें होती थी, तो 50 साल बाद आने वाले जो समय होगा वो भी हम लोग उनके ऊपर हंसेगा। कैसे लोग थे जो इतने खत्म, क्योंकि वो समय जो आज आपको सती प्रथा इस तरफ से कह सकते हैं कि कुठाराघात है कि नहीं, समाज पे एक बहुत बड़ा धब्बा है कि नहीं हमारे लिए, उसी प्रकार का ये भी एक बहुत बड़ा धब्बा होगा आज से 40-50 साल बाद। बस चीजें क्या है, विचार परंपराएं जो है हम लोग इतना दृढ़ हो चुके हैं, परंपराओं को लेकर इतना अडिग हो चुके हैं तो इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो जो के.एन. राज थे, राजकृष्णा थे, इन्होंने क्या कहा कि जो भारत की जो एक तरफ से ग्रोथ रेट है वो 1950 से और 1980 के बीच में देखेंगे तो देखेंगे कि वो 1950 से और 1980 के बीच में जब वो देखते हैं तो इसका एवरेज निकालते हैं तो 3.5 के अराउंड आता है। ठीक, कहने का मतलब है 3.5 से थोड़ा बहुत कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, एवरेज जो है हमारा जो ग्रोथ रेट का था 3.5 के आसपास ही। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, एक तरफ से दृढ़ परंपरा पर ही आधारित, यानी कि ये परंपरा बन चुकी थी कि 3.5 के आसपास या थोड़ा बहुत ज्यादा होगी या कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमारी परंपरागत या हमारी प्राचीन एक दृढ़ताएं जो थी, हमारी रिजिडिटियां थी, ठीक, या हमारे ट्रेडिशन थे, उसी पर हमारी क्या है ग्रोथ रेट भी उसी को फॉलो कर रही थी। ना तो बहुत ज्यादा कमी हो रही थी इसमें, ना तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी। वृद्धि हो भी जा रही थी तो फिर अगली बार क्या होता था, कोई ना कोई ऐसी स्थितियां आ जाती थी, जैसे आप लोग योजनाएं में पढ़े हैं, कभी युद्ध हो गया, कभी बाढ़ हो गए, कभी सूखा आ गया, तो क्या होता था कि पुनः फिर से हम लोग उसी उस पे आ जाते थे। तो इसी को उन्होंने क्या कहा, हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, शायद आप लोग हिंदू ग्रोथ रेट का नाम सुने होंगे। इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, एक हिंदू ग्रोथ रेट, एक दूसरा दिया था नियो हिंदू ग्रोथ रेट, एक सुपर हिंदू ग्रोथ रेट। हम लोगों ने हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में देखा था, तो हिंदू ग्रोथ रेट का जो एक तरफ से जो एक एवरेज था कितना था, 3.5। यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है, 7। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में 7% की ग्रोथ रेट हमारी एवरेज आ जाएगी तो इसको क्या कहा गया, नियो हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक, समझ में आया कि नहीं, नियो हिंदू ग्रोथ रेट किसे कहा जाएगा, यदि हमारी अर्थव्यवस्था जो हिंदू ग्रोथ रेट है उससे जस्ट डबल हो जाए, यानी कि दोगुना हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, नियो हिंदू ग्रोथ रेट। और जब यदि इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 10.5।
इसको हम क्या कहेंगे, यानी ये जो हमारी ग्रोथ रेट है ये क्या हुई, डबल डिजिट में पहुंच गई। डबल डिजिट का मतलब समझ रहे हैं, 2 अंक की वृद्धि, यानी कि 10% से ज्यादा हो जाए। तो हमारी यदि अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है 10% से ज्यादा हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या कहा, सुपर हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक, या आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, न्यू हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, सुपर हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। ठीक, राजकृष्णा ने इनका प्रतिपादन किया था, लिख लीजिए इसको थोड़ा। डाल लीजिए हिंदू ग्रोथ रेट, प्रोफेसर राजकृष्णा। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में दिसंबर 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन दिसंबर 1981 एनुअल कॉन्फ्रेंस में, 1981 के एनुअल कॉन्फ्रेंस में अपना एक लेख प्रकाशित किया, अपना एक लेख प्रकाशित किया। उस लेख का नाम लिखना चाहे लिख लीजिए, इंडियाज स्टिकी इकोनॉमी। इंडियाज स्टिकी इकोनॉमी, इंडियाज स्टिकी इकोनॉमी एंड some non-economic of non-performance, some non-economic of non-performance, पैराग्राफ चेंज करिए। राजकृष्णा ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के 3.5% वार्षिक की 3.5% वार्षिक की निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस कर रह गई है। निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस कर रह गई। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का परिणाम था, जो हिंदू जीवन शैली के अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता के ही समान था। आजादी के प्रथम 3 दशकों में
प्रथम 3 दशकों में आजादी के प्रथम 3 दशकों में आजादी के प्रथम 3 दशकों में जीडीपी का निराशाजनक दृष्टिकोण था। जीडीपी का निराशाजनक दृष्टिकोण था। इसका एवरेज जो आया था लगभग 3.5% आया, 50 से 80 के बीच। पैराग्राफ चेंज करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किंतु उसके पश्चात फिर 3 दशकों में भारत में विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सुधार व परिवर्तन की कई नए कदम प्रारंभ किए गए। कई नए कदम प्रारंभ किए गए। जिसमें आर्थिक समृद्धि की दर बढ़ाने में सहायता प्रदान की। अब आप लोग तीनों लिख लीजिएगा, बीच में उसके नीचे की चीजें मैं लिखवाऊंगा। जैसे मैंने लिखवाया था ना, हिंदू ग्रोथ रेट 8.5%, हिंदू वाले में लिख लीजिएगा। नियो हिंदू लिख लीजिए 7%, और सुपर नियो लिख लीजिए, सुपर हिंदू 10.5। ठीक, लिखा चुका हूँ, उसके नीचे आप लोग लिखिएगा। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए आर्थिक सुधारों के कदमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए आर्थिक सुधारों के कदमों का परिणाम यह हुआ सामान्य स्थिति में
सामान्य स्थिति में 7% की जीडीपी समृद्धि दर, 7% की जीडीपी समृद्धि दर धारणीय प्रतीत होती है। 7% की जीडीपी समृद्धि दर धारणीय का मतलब समझ रहे हैं, सस्टेनेबल, ठीक, धारणीय प्रतीत होती है, धारणीय प्रतीत होती है। जिसे अब एक आशाजनक रूप में देखा जाता है, जिसे एक आशाजनक रूप में देखा जाता है, किंतु से एक आशाजनक रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में हिंदू वृद्धि दर की किंतु वर्तमान में क्या लिखे हैं, किंतु वर्तमान में हिंदू वृद्धि दर की 3 गुनी वृद्धि दर का लक्ष्य परिलक्षित किया गया है, जिसे सुपर हिंदू ग्रोथ रेट यानी कि सुपर हिंदू वृद्धि दर, जिसे सुपर हिंदू वृद्धि दर के रूप में देखा जाता है, जिसे सुपर हिंदू वृद्धि दर के रूप में देखा जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास और बचता है, वो है ट्रिकल डाउन अप्रोच। मैंने हमेशा आप लोगों को ट्रिकल डाउन अप्रोच के बारे में बताया होगा, कोई बताया कि ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या है? इसकी हिंदी है टपकन प्रभाव। हिंदी में कुछ और भी कहा जा सकता है, रिसाव प्रभाव भी इसे कहते हैं। फिलहाल आप लोग ट्रिकल डाउन याद रखेंगे। बताएगा कोई क्या है? कई बार मैंने चर्चा की है ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या है, कोई बताएगा? मैं शायद इसकी चर्चा कम से कम 5-10 बार कर चुका हूँ। जब क्लास आया होगा हर दूसरे तीसरे दिन इसकी चर्चा मुझे मेरी क्लासों में अक्सर हो ही जाती है। लिखने में बिजी है तुम लोग, कैसे लग रहा है किसी के पास भाव नहीं लिखने के लिए दोबारा, है ना, छूट ना जाए कहीं गलती से। क्या है ये ट्रिकल डाउन अप्रोच? चल रहा है क्लास, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई है ये नहीं है। आप लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, आप लोग देख रहे होंगे कि प्रथम 3-4 पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारे योजनाओं का उद्देश्य है, कहीं गरीबी का नाम आया है, कहीं बेरोजगारी का नाम आया है। चौथी में बात कर रहा हूँ, चौथी तो पहले कभी आया नहीं आया। क्या बात की जा रही थी मुख्यतः, किस बात की फोकस किया जा रहा था? देखा जाए तो कृषि का एक तरफ से देखा जाए, सिनेरियो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम क्या है कि अपने देश की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक, हम अपने देश की आय बढ़ाने के लिए, चाहे हम कृषि क्षेत्र से, चाहे हम उद्योग क्षेत्र से, चाहे हम लोग कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, आप लोग देखे होंगे कि इसमें क्या है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक, तो ये जो चार पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनमें कहीं भी गरीबी का या बेरोजगारी की चर्चा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि ऐसा माना गया, जो टपकन प्रभाव है, जो एक तरफ से ट्रिकल डाउन अप्रोच है, ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में यदि कुछ वर्ग के लोगों के पास आय रहेगी
तो एक रिसाव प्रभाव जनरेट होगा, यानी कि ट्रिकल डाउन अप्रोच प्रभाव क्या होगा, एक क्रिएट होगा। और वो जो आय है वो रिस कर क्या होगी, निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी? सपोज मान लीजिए कि कोई धनी व्यक्ति है, ठीक। अब धनी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रहा है, बहुत बड़ा कारखाना खोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यदि उसके पास पैसा होगा तभी वो कारखाना खोलेगा कि नहीं? क्या बात? कहने का मतलब यह है कि जब कोई बड़ा फैक्ट्री का मालिक क्या है, कोई कारखाना खोला है, कोई फैक्ट्री खोल रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो फैक्ट्री खोला जाएगा, कारखाना खोला जाएगा, तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कम से कम 100 लोगों को, 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मान लीजिए कि उसकी इनकम क्या है कि 10 लाख रुपए है, जो कोई फैक्ट्री खोला है, तो बदले में भी आपको कम से कम 10-10 हजार रुपया, 5-5 हजार, 8-8 हजार कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि 100 लोगों को 10-10 हजार रुपया मिल जाए तो लगभग आपकी भी कम से कम 100 लोगों को कुछ ना कुछ तो इनकम जनरेट हुई कि नहीं? इनकम क्यों जनरेट हुई? क्योंकि एक बड़ा व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था, उसने क्या किया, कोई फैक्ट्री खोला है, कोई उत्पादन का कार्य किया, ठीक। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो रिसाव प्रभाव है, रिसाव प्रभाव का मतलब उसने जो उत्पादन किया तो उसके बदले में हम लोग इतने से 100 लोगों को रोजगार मिला और बदले में उनको आय प्राप्त हुई। अभी जो आय प्राप्त होगी आपको, ये कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों हुआ? क्योंकि आप किसी ने इन्वेस्ट किया, ठीक। जब इन्वेस्ट किया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार बढ़ा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी कि नहीं? पहले इनकम पैदा कर लो। अब आय बढ़ी तो आय कहीं ना कहीं आप उपभोग करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी डिमांड कह सकते हैं, कंजम्पशन कह सकते हैं, जो भी, ठीक। मांग बढ़ेगी। अब जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर से उत्पादन और वृद्धि होगी कि नहीं होगी? प्रोडक्शन या कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट क्या है, और अधिक बढ़े, ठीक। कहीं ना कहीं एक तरफ से एक साइकिल शुरू हुआ और दूसरा साइकिल क्या हुआ, फिर से जुड़ गया। ये प्रोडक्शन क्या है, फिर से इन्वेस्ट को क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, और फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर इनकम क्रिएट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, पॉवर्टी में रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? पॉवर्टी रिड्यूस होगी कि नहीं होगी आपकी? पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है आपकी? गरीबी किसे कहेंगे? गरीबी नहीं जान रहे हो तुम लोग, किसे कहेंगे? सर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होना। अरे मैं पूछ रहा हूँ पॉवर्टी है क्या, गरीबी क्या है? सर बेसिक नीड्स को ना पूरा करवाना गरीबी है, बेसिक नीड्स को ना पूरा करवाना। और कोई बताए? बेसिक नीड्स ना पूरा, कौन सी बेसिक नीड्स है आपकी? भाई फूड, और मतलब फूड हो गया, रूम हो गया, खाना, रोटी कपड़ा मकान। तो मूवी देखबे किए हो हैं? नहीं देखे हो? देखना जाके वही है आपकी बेसिक नीड्स। फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, खाद्य सामग्री हो गई, कपड़ा हो गया, आपके आश्रय हो गया, सब क्या है आपकी बेसिक नीड्स। जब आप लोग डीप में पॉवर्टी की परिभाषा देखेंगे तो देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ापन, इन तीनों का जो अस्तित्व होता है वो क्या कहलाता है, गरीबी कहलाती है, ठीक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों चीजों में यदि आप पिछड़े हैं तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तीनों चीजों में हर एक चीज समाहित हो जाती है। कोई ऐसी चीज बच रही है जो ना समाहित हो रही हो? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ापन ही क्या कहलाता है, आपकी गरीबी कहलाता है, पॉवर्टी कहलाता है। जब आप लोग उसके अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि जो आय की आपकी निर्धनता रेखा होती है, इनकम पॉवर्टी लाइन है कि नहीं है? इनकम पॉवर्टी लाइन यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आय निर्धनता रेखा है, यदि उससे हम लोग नीचे हैं, उस बेसिक नीड्स को, आय जो निर्धनता रेखा बनाई गई है, यदि हम उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हमारी आय उससे कम है, तो हम क्या कह जाएंगे, गरीब कह जाएंगे। फिलहाल टक्कन प्रभाव आपके समझ में आया कि कैसे रिसाव प्रभाव कार्य करता है? लिखो उसको थोड़ा। यह इस अवधारणा पर आधारित है, यह इस अवधारणा पर आधारित है, यह इस अवधारणा पर आधारित है
कि आर्थिक समृद्धि के कारण, यह इस अवधारणा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के कारण, यह इस अवधारणा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि, यह इस अवधारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय आय, क्या लिखे हैं, आर्थिक समृद्धि के कारण, यह इस अवधारणा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप, राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप समाज के निर्धन लोग लाभान्वित होते हैं, निर्धन लोग लाभान्वित होते हैं, समाज के निर्धन लोग लाभान्वित होते हैं, जो कि श्रमिकों के लिए मांग में वृद्धि, उत्पन्न करती है, तथा रिसाव द्वारा अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है, यह उपागम को मतलब अप्रोच कह सकते हैं, ठीक। यह उपागम इस अवधारणा पर आधारित है, कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि निर्धनता व आय असमानता में कमी लाने में सहायक होगी, कहने का मतलब यह कि जीडीपी यदि आप बढ़ रही है तो क्या होगा, पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी क्या होगी, आपकी कम, ठीक। आय जैसे जैसे ग्रोथ रेट आपकी यदि बढ़ेगी तो पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी क्या है, यानी कि आय असमानता क्या है, दोनों में गिरावट आएगी, ठीक। तो मुझे लग रहा है ये पहले बताइए कि स्कीम आप लोग अभी योजनाएं पढ़ना चाहते हैं कि क्लोज कर दें चैप्टर वाला है? नहीं, आज तो क्लोज कर देंगे, अगले बात की बात कर रहे हैं। तुम्हारी कच्ची हुई है, तुमको हम जोड़ी नहीं रहे। आप लोग बताइए, पहले बताइए कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का स्कीम एंड प्लानिंग में, तो इसको बंद कर दिया जाए? योजनाएं भी पढ़ना चाहते हैं आप, पढ़ना है योजनाएं, ठीक है। फिर मैं 1-2 क्लास में हो सकेगा तो मिल जाएंगे, तो मैं इकोनॉमिक सर्वे की जो मेन योजनाएं हैं उसके बारे में यदि समय मिलेगा तो आप लोगों से चर्चा करेंगे, ठीक।